बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद मुनीब, केमिस्ट्री टीचर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंबाइंड टॉपिक है फ्रॉम केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th एंड क्लास सेकंड ईयर। केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th एज वेल एज क्लास सेकंड ईयर। और दोनों जो कोर्सेज हैं मैट्रिक और सेकंड ईयर, दोनों कोर्सेज का ये चैप्टर नंबर 3 में से है। चैप्टर नंबर 3 का ये फर्स्ट टॉपिक है और क्या नाम है इसका जी, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इंट्रोडक्शन है अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ है जी? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ, पहले इसकी डिफिनीशन थी, वी डील विद द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ड्राइव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल्स ड्राइव जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी के लिए जो ब्रांच रखी गई है उसका नाम क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दे इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। ये डिफिनीशन थी। फिर इसमें भी फॉल्ट थे। ये डिफिनीशन एक थ्योरी की बेस पर आई। उस थ्योरी का नाम क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर वाइटल फोर्स थ्योरी की बेस पर ये आई। उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरी में ये जो डिफिनीशन में फॉल्ट क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं वो आपको प्लांट एनिमल्स से नहीं मिलते, तो इस डिफिनीशन के मुताबिक वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं है। जबकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो लैब में तैयार होते हैं। तो इस थ्योरी ये जो डिफिनीशन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम प्लांट और एनिमल ड्राइव कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें यही फॉल्ट है कि ये डिफिनीशन उन कंपाउंड को स्टडी नहीं करती, उनको कवर नहीं करती जो आपको अदर सोर्सेज से मिलते हैं प्लांट और एनिमल के अलावा, यानी जो लैब में सिंथेसाइज होते हैं। फिर दूसरी डिफिनीशन आ गई जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट दी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिसमें हम क्या करते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड्स की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी फॉल्ट है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कार्बन के जिनमें कार्बन होने के बावजूद वो ऑर्गेनिक नहीं है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं, बहुत सारे बाइकार्बोनेट्स हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन होने के बावजूद ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये जो डिफिनीशन है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी कवर नहीं करती। फिर तीसरी जो डिफिनीशन आ गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि कार्बन के साथ जो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो कौन? हाइड्रोजन है। तो ये डिफिनीशन आ गई है केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अबाउट हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस ब्रांच को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स में भी फॉल्ट्स हैं। क्या फॉल्ट्स हैं? बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन होता है, सल्फर, फास्फोरस। केमिस्ट्री की ये जो डिफिनीशन है इन कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं करती जिनमें नाइट्रोजन हो, जिनमें ऑक्सीजन हो, जिनमें फ्लोरीन हो, जिनमें क्लोरीन हो, जिसमें सल्फर और फास्फोरस हो। फिर डियर स्टूडेंट्स, अभी जो लेटेस्ट डिफिनीशन है जो सबको कवर करती हुई क्या है कि केमिस्ट्री का ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, साथ उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की इस ब्रांच को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लेटेस्ट और परफेक्ट डिफिनीशन क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कौन से हो गए? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ सिर्फ कौन हो? हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह न हो, वो क्या हो गए? वो हाइड्रोकार्बन्स हो गए। और डेरिवेटिव किसे कहते हैं? जो आगे उनसे ड्राइव होते हो। यानी ड्राइव कैसे होते हैं? आपको एग्जांपल बताऊं, ये आपके पास है सिंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन, CH4। ऐसे मीथेन का फार्मूला डियर स्टूडेंट है CH4। अभी CH4 में ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट है, कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन। ये हाइड्रोकार्बन है। अब क्या करते हैं हम? ये जो हाइड्रोकार्बन है इसके एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। इसके एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, उसकी जगह हम लगा लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन लगा लेते हैं। तो डी स्टूडेंट जब इसके साथ ये क्लोरीन लगाएंगे ये क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव बन जाएगा। इसके साथ हम हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ OH लगा लेंगे, ये भी क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव बन जाएगा। इसके साथ हम यहाँ पर COH लगा लेंगे, डी स्टूडेंट ये भी क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स और उनके किसके बारे में पढ़ते हैं? डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस ब्रांच को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये जब यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन था तो ये क्या था, हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोजन को हटाएं, कितने हाइड्रोजन है, 4, एक हाइड्रोजन को हटाए उसकी जगह लगा लें NH2, इसका डेरिवेटिव बन गया 4 हाइड्रोजन। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन के साथ कौन हो, हाइड्रोजन हो। अब ये जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ से हटाएं, इसके साथ यहाँ पर COH लगा ले, ये क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया। ये जो डिफिनीशन है ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कवर करती है, ये उन कंपाउंड्स को भी कवर करती है जो आपको प्लांट एनिमल्स से मिलते हैं, ये उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी कवर करती है ये डिफिनीशन जो आपको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होते हैं। ये जो डिफिनीशन है ये कार्बन के कंपाउंड्स को भी कवर करती है, ये हाइड्रोकार्बन को भी कवर करती है, और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट देखें, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको कवर करती है। यहाँ पर देखें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी कवर करती है। इस तरह फास्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी क्या करती है, कवर करती है। ये एक ब्रॉड परफेक्ट किस्म की है क्या है डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4 डेफिनेशन थी। पहले आई जी सिर्फ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लांट और एनिमल से ड्राइव हो। तो फॉल्ट क्या आया इसमें, वो फॉल्ट के वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको अदर सोर्सेज से मिलते हैं, लैब से मिलते हैं, वो इसमें कवर नहीं होते थे। फिर दूसरी क्या आ गई, इसमें कार्बन के कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। डी स्टूडेंट्स में क्या फॉल्ट आया, इसमें बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन है लेकिन कार्बन होने के बावजूद हम उनको ऑर्गेनिक नहीं कहते। फिर इसके बाद तीसरी डिफिनेशन आ गई कि हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये डिफिनेशन को कवर नहीं करती थी। अभी जब ये इसी डिफिनेशन में हाइड्रोकार्बन के साथ लफ्ज़ डेरिवेटिव का इजाफा हुआ, डेरिवेटिव कैसे कहते हैं, जो आखज़ किए जाते हैं। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान हैं, हम सारे इंसान उनसे ड्राइव हैं, हम क्या आदम अलैहिस्सलाम के डेरिवेटिव हैं। इस तरह जो एनिमल्स हैं उनसे आप बेसिकली क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं। फिर मिल्क से बाकी चीज़ें, क्रीम बनती है, दही बनता है, लस्सी बनती है, मक्खन, घी, सारी चीज़ें बनती हैं, वो सारी उसकी क्या है, डेरिवेटिव हैं। इसी तरह जो मेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या है, हाइड्रोकार्बन हैं। लेकिन जब हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह आप नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप लगा लें, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप लगा लें, हैलोजन्स कंटेनिंग ग्रुप लगा लें, उसको फिर आप क्या कहेंगे, डेरिवेटिव कहेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोकार्बन हो और उनके डेरिवेटिव हो, इन कंपाउंड्स कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनकी स्टडी के लिए जो ब्रांच रखी गई है उसका नाम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक हो गया डी स्टूडेंट्स। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है, जो ज़रा जो पहली डिफिनेशन हमने पढ़ी थी कि प्लांट और एनिमल ड्राइव कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इस डिफिनेशन में फॉल्ट क्या था, इसमें फॉल्ट ये डिफिनेशन किस बेस पर थी, ये थी एक थ्योरी की बेस पर थी। उस थ्योरी का नाम क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो अभी हम देखते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, ये क्या कहती है वाइटल फोर्स थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी ये 1815 में पेश की गई और एक साइंटिस्ट ने पेश की, उसका नाम क्या था, ब्रिजिलियस। एक साइंटिस्ट था, ये थ्योरी इसने पेश की थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ आपको किससे मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से मिल सकते हैं। प्लांट और एनिमल के अलावा ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं आप उनको लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इस थ्योरी के मुताबिक थ्योरी क्या कहती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ऑब्टेन कर सकते हैं कहाँ से, फ्रॉम लिविंग सोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सिर्फ किससे ड्राइव कर सकते हैं डी स्टूडेंट, लिविंग सोर्स से। और लिविंग सोर्स यू नो कि लिविंग सोर्स से मुराद क्या है, प्लांट और एनिमल। ये नहीं, ये जो थ्योरी है ये किसके बारे में बताती है, अबाउट दी ओरिजिन के बारे में बताती है, सोर्स के बारे में बताती है। ये थ्योरी बताती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है। तो ये थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये सिर्फ किससे मिल सकते हैं, प्लांट एनिमल से। कब पेश हुई, आज से 205 साल पहले 1815 में ये थ्योरी पेश हुई। ये कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ आपको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। वजह क्या है, उसने ये थ्योरी कहती है, वजह क्या है, ये थ्योरी कहती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए, ए वाइटल फोर्स इज नेसेसरी, ए वाइटल ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी के लिए क्या चाहिए, ए वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी के लिए एक वाइटल फोर्स का होना जरूरी है। वाइटल फोर्स को उर्दू में कहते हैं कुव्वत हयात। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी के लिए एक कुव्वत हयात चाहिए, जिस तरह लिविंग बॉडीज के अंदर एक कुव्वत होती है जिसको रूह कहते हैं, इस तरह की एक फोर्स का होना ज़रूरी है। ये थ्योरी कहती है कि ये वाइटल फोर्स सिर्फ प्लांट और एनिमल में एग्जिस्ट करती है, तो लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्लांट और एनिमल से आप हासिल कर सकते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जो वाइटल फोर्स है वो लेबॉर्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो थ्योरी का मेन पार्ट क्या है जी, वाइटल फोर्स इज नेसेसरी। वाइटल फोर्स जो होती है वो किसके लिए ज़रूरी होती है, किसके लिए, फॉर सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है तैयारी, सिंथेसिस ये प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक्स कंपाउंड की तैयारी के लिए एक वाइटल फोर्स को होना ज़रूरी है। ये जो वाइटल फोर्स है एग्जिस्ट करती है किसके अंदर, इन लिविंग बॉडीज। सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है, लिविंग बॉडीज के अंदर। सो वी कैन, ज़ाहिर है ये लिविंग बॉडी में पाई जाती है, लिहाजा वी कैन ऑब्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम लिविंग बॉडीज, फ्रॉम लिविंग बॉडीज। क्योंकि इस थ्योरी ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी को एक फोर्स के साथ जोड़ दिया, उस फोर्स का नाम इसने दिया वाइटल फोर्स, कुव्वत हयात। इस थ्योरी ने कहा जहां ये वाइटल फोर्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जहां ये वाइटल फोर्स नहीं है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। लेबॉर्ट्री के अंदर ये वाइटल फोर्स एग्जिस्ट करती है, लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में तैयार हो सकते हैं। लिविंग बॉडीज के अंदर ये वाइटल फोर्स है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उससे क्या हो सकते हैं, आप हासिल कर सकते हैं लिविंग बॉडी से, प्लांट से, एनिमल से। इस थ्योरी के मुताबिक ये जो वाइटल फोर्स है लेबॉर्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लैब में तैयार नहीं हो सकते। तो वाइटल फोर्स नेसेसरी है, और ये जो फोर्स है इस थ्योरी के मुताबिक सिर्फ किसके अंदर होती है, लिविंग बॉडीज के अंदर होती है। लिहाजा हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम किससे हासिल कर सकते हैं, लिविंग बॉडी से क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, ये जो वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स जो है, वाइटल फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती किसके अंदर, इन लेब्स। ज़ाहिर है लेब जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, तो ये जो वाइटल फोर्स है ये उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सो वी कांट सिंथेसाइज, हम क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इस थ्योरी का कहना है किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम तैयार नहीं कर सकते किसके अंदर, इन लेब के अंदर, क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी के लिए वाइटल फोर्स को होना जरूरी है, और ये वाइटल फोर्स सिर्फ आपको लिविंग बॉडीज से मिलती है, लिहाजा आप लिविंग बॉडी से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। ये जो वाइटल फोर्स है ये नॉन लिविंग बॉडी जैसे लैब है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इस थ्योरी को पेश किया किसने, ब्राजीलियस ने। इसका नुकसान क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, का नुकसान ये हुआ कि साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिसर्च उसके ऊपर, सिंथेसिस के ऊपर काम करने छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में तैयार नहीं होते, तो साइंटिस्ट का क्या बन गया, माइंड बन गया, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर काम करने ही तकरीबन छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, 1828 में एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था वोलर, जिसने पेश की थी उसका नाम था ब्राजील। एक और साइंटिस्ट आया उसका नाम था वोलर। तो वोलर ने इस थ्योरी को क्या किया, रिजेक्ट किया, और उसने ये जो थ्योरी रिजेक्ट किया है वो उसने वैसे नहीं की बल्कि प्रैक्टिकली उसने प्रूफ किया। साइंटिस्ट ने, वोलर ने यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्स्ट टाइम लेबॉर्ट्री में तैयार किया। किससे तैयार किया, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड के रिएक्शन से। तो बता ये रहा था कि अगर कार्बन के साथ नाइट्रोजन होगा उसको आप कहेंगे साइनाइड। अभी कार्बन के साथ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आ गया, उसको आप क्या कहेंगे, साइनेट। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, साइनेट। जिस तरह किसी कंपाउंड में सिर्फ सल्फर आ जाए, मतलब नाइट्रोजन के सोडियम के साथ, उसको कहते हैं सल्फाइड। क्या कहते हैं, सल्फाइड। अगर सोडियम के साथ सल्फर आ गया, इसको आप क्या कहेंगे, सल्फाइड। अगर इसी सोडियम के साथ सल्फर के साथ ऑक्सीजन भी आ गया, इसको आप क्या कहेंगे, सल्फेट। इसी तरह नाइट्रोजन और कार्बन होंगे तो साइनाइड है, साथ ऑक्सीजन भी आ गया, उसको क्या कहते हैं, साइनाइड। तो ये हो गया पोटाशियम, ये सारा जो है नेगेटिव रेडिकल है, इसका नाम क्या है, साइनाइड। ये है अमोनियम आयन, ये क्या है, क्लोराइड है। जब इनका रिएक्शन हुआ
इसका पॉजिटिव रेडिकल, इसके नेगेटिव साथ मिला, ये बन गया अमोनियम साइनाइड। साथ इसका पोटाशियम इसके क्लोरीन के साथ मिल गया, ये बन गया पोटाशियम क्लोराइड। अमोनियम साइनाइड और साथ क्या बन गया, पोटाशियम क्लोराइड बन गया। ये जो अमोनियम साइनाइड है Na4CNO, इसको फर्दर हीट किया तो क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, इसकी अरेंजमेंट में करता हूँ। Na4 था, मैं 2 दफ़ा लिखता हूँ, NH2H2, H4 था, मैंने 2 दफ़ा लिखा, H2H2, साथ क्या बन गया CNO। थोड़ा सा मज़ीद रीअरेंज अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन मैं इधर ले आता हूँ और ठीक है, ये बन जाएगा, रीअरेंजमेंट करूँ एटम्स की तो ये सारी क्या हो रही है, रीअरेंजमेंट हुई है। एटम्स वही है, सिर्फ स्ट्रक्चर की क्या हो रही है, रीअरेंजमेंट। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, जो हाइड्रोजन है इधर नाइट्रोजन के पास आ गए, ये बन जाएगा N, एक हाइड्रोजन इसके साथ ही रहेगा H2 और ये वाला इसके साथ ही रहेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है इधर नाइट्रोजन के साथ आ गया तो NH2, अभी ये हाइड्रोजन यहाँ से उठा लिया, ये क्या रह जाएगा कार्बन, फिर N और H2 किधर आ गया, इधर आ गया, यहाँ से उठाया नाइट्रोजन के बाद लिख लिया। ओह, इसको मजीद अगर आप रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर ले जाए, ये बन जाएगा NH2CONH2, ये क्या बन गया यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2, NH2, यानी इसको अगर हम एक ही स्टेप में करूँ तो ये बनता है अमोनियम साइनाइड को हीट करें तो क्या बनता है, यूरिया बनता है। यूरिया का फार्मूला क्या है, NH2CONH2। यूरिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे NH2 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, NH2 होल ट्वाइस 7 CO। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन कितने हैं यूरिया में, 2, N2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 इधर है 2 इधर है, 4, H4, साथ क्या हो गया CO। ये यूरिया का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो पहला जो साइंटिस्ट था जिसने वाटर थ्योरी को रिजेक्ट किया, उसका नाम क्या था, वोलर था। उसने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया, यूरिया किससे तैयार किया, अमोनियम क्लोराइड का उसने रिएक्शन किया, किसके साथ, पोटाशियम साइनाइड के साथ। पहले स्टेप में मिला अमोनियम साइनेट, अब पोटाशियम साइनाइड से क्या बन गया, अमोनियम साइनाइड, इनके रेडिकल्स क्या हो गए, चेंज हो गए। इसका पोटाशियम क्लोराइड के साथ चला गया, इसका अमोनियम जो था साइनाइड के साथ आ गया, पोटाशियम क्लोराइड पोटाशियम साइनाइड बन गया, पोटाशियम साइनाइड पोटाशियम क्लोराइड बन गया, और अमोनियम क्लोराइड क्या बन गया, अमोनियम क्या बन गया, साइनाइड। फिर अमोनियम साइनाइड को हीट किया, कोई एटम ऐड नहीं होगा, कोई रिमूव नहीं होगा, जस्ट क्या होगी, एटम्स की क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो ऐसे होगा, देखें Na4CNO को हीट किया, ये हाइड्रोजन 4 है, मैंने 2 करके लिख लिए। फिर अगले स्टेज में मैंने ये जो H2 है इधर, इनको मैं नाइट्रोजन के बाद ले आया, NH2CnH2O बन गया, और ऑक्सीजन को मैं इधर सेंटर में ले आया, NH2CONH2, ये क्या बन गया, यूरिया बन गया। और यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में तैयार हुआ था, और इस तैयारी की वजह से वाटर फोर्स थ्योरी क्या होगी, रिजेक्ट हो गई, और उसकी रिजेक्शन के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेबोरेटरी में सिंथेसिस क्या होगी, शुरू हो गई। आजकल हमारी डेली लाइफ में जितने भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ की, वो मोस्टली केमिस्ट्री की बनी होती हैं, और केमिस्ट्री में किससे बनी होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में से भी नेचुरल कम होती है, ज़्यादा क्या होती है, सिंथेटिक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल स्टोर पर चले जाए, आपको जितनी भी मेडिसिन नजर आएंगी वो सारी क्या होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं। इसके अलावा आप प्लास्टिक, जो आपको प्लास्टिक वगैरह नजर आता है, प्लास्टिक की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, चेयर्स हैं, बर्तन हैं, ये जितने भी हैं, ये सारी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सिंथेटिक हैं, लेबोरेटरी में तैयार होते हैं। फिर जितने भी पॉलीमर हैं, आप स्मथ बॉन्ड है, एल्फी, इस तरह के जितने भी एडेसिव हैं, चीज़ों को जोड़ने वाले केमिकल है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा लेदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेबोरेटरी में तैयार होता है। प्लास्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेबोरेटरी में तैयार होता है। मेडिसन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है, सारी क्या है, सिंथेटिक है। यानी वाटर फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन ने क्या हो गया, नई राहें खोल दी। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो लेबोरेटरी में क्या हो गए, तैयार हो गए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया वाटर फोर्स थ्योरी का खात्मा। इसके बाद तीसरा इसके साथ जो टॉपिक रिलेटेड है वो डियर स्टूडेंट्स है अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ज़ाहिर आपने ये तो पढ़ लिया कि क्या पढ़ा आपने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है जी, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ा है जी, केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट एनिमल से ड्राइव होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, उनके ड्राइवेटिव पर क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। तो ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये टॉपिक है
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये तो पढ़ लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अभी ये पढ़ना है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी खूबियां क्या हैं, कैसे आप इनको पहचानेंगे। ये जो कंपाउंड आपके पास है ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो पहले ये की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, कंपोजिशन। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचानेंगे किससे, कंपोजिशन से। कंपोजिशन में बनावट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन क्या है कि कार्बन जो है इनका क्या एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट्स है। आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिलेगा जिसमें कार्बन ना हो, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन बैकबोन है वो कौन है, कार्बन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहली पहचान क्या है कि उसमें कार्बन का होना जरूरी है। जिस कंपाउंड्स में कार्बन हुआ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्वाय किसके, कुछ कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन होने के बावजूद वो ऑर्गेनिक नहीं है। कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड, इस तरह के जो केमिकल्स हैं इनमें कार्बन होने के बावजूद ये ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिलेगा जिसमें कार्बन ना हो और हम उसको कहेंगे ये क्या ऑर्गेनिक है। तो एक ये हो गया, इसकी कंपोजिशन होगी डी स्टूडेंट्स। दूसरी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है जी, इनके अंदर जो बॉन्ड है, बॉन्डिंग जो है वो सिर्फ इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिर्फ क्या होता है, ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। ये सिर्फ क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह क्या है, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या है, टेट्रावेलेंसी है। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन से मुराद ये है कि कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं डी स्टूडेंट, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, मजीद 4 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जरूरत होती है। तो इसलिए कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर क्या बनाता है डी स्टूडेंट्स, कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर क्या करता है, ये बॉन्डिंग बनाता है। और लाखों करोड़ों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में क्या है, मौजूद हैं। यानी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। उसकी वजह क्या है कि कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी वजह से कार्बन ज़्यादातर सारे कंपाउंड में क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको आयनिक बॉन्ड नजर नहीं आएगा, मेटालिक बॉन्ड नजर नहीं आएगा। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आपने पढ़ा है उनमें कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, उनमें आयनिक बॉन्ड भी होता है, उनमें मेटालिक बॉन्ड भी होता है, उनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, कोवेलेंट। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचर में होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट नेचर। तीसरी जो बात है डी स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। सॉल्बिलिटी में पढ़ा है कि कुछ चीज़ें किसी के अंदर हल होती हैं, कुछ दूसरे की एक केमिकल के अंदर तो डिसॉल्व होती हैं लेकिन दूसरे केमिकल्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। तो आपने ये केमिस्ट्री का मशहूर सेंटेंस है लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसे को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चूँकि क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो नॉन पोलर होते हैं मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे डिसॉल्व ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये सिर्फ किसके अंदर हल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होते हैं, हल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में कौन कौन आ गया, एसीटोन आ गया, बेंजीन आ गया, कार्बन डाइसल्फाइड आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरह के केमिकल है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है चूंकि नेचर में मोस्टली नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सिर्फ किसके अंदर हाल होते हैं, नॉन पोलर के अंदर हाल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। वजह क्या है कि वाटर जो है आप पढ़ चुके हैं, वाटर कौन सा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। इसके ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन पोलर नेचर के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दे आर अनडिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होते किसके अंदर, इन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। वजह क्या है कि वाटर जो है वो नेचर में क्या है, पोलर है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप उनकी कंपोजिशन से भी पहचान सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप उनकी बॉन्डिंग से भी पहचान सकते हैं, सिर्फ उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तीसरी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप उनकी सॉल्बिलिटी से पहचान सकते हैं। अगर कंपाउंड ऑर्गेनिक हुआ तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होगा, अगर कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, अगर वो ऑर्गेनिक नहीं हुआ तो वो वाटर के अंदर डिसॉल्व, अगर कंपाउंड ऑर्गेनिक हुआ तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा लेकिन किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, डिसॉल्व होगा। आप देखें ये जो मिट्टी का तेल है ये पानी के अंदर हल नहीं होता, पेट्रोल पानी के अंदर हल नहीं होता,
कपड़ों के साथ कोई दाग वगैरह लग जाते हैं, ये पानी के साथ नहीं उतरते। वजह क्या है? ये दाग, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सारे नेचर में क्या ऑर्गेनिक है, और वाटर नॉन पोलर है, और वाटर जो है वो क्या है, पोलर है। इस वजह से ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। चौथी जो प्रॉपर्टी है डी स्टूडेंट है वो क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई चीज़ मेल्ट होती है, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई चीज़ क्या होती है? बॉयल होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी लो है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। वजह क्या है? वीक, इनके अंदर क्या होता है? वीक बॉन्डिंग है। इनमें बॉन्डिंग जो होती है क्या होती है? वीक होती है। वीक बॉन्डिंग होती है, वीक इनके अंदर क्या होती है? फोर्सेस होती हैं। वीक बॉन्डिंग, वीक फोर्सेस की वजह से जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये मेल्ट भी जल्दी से होते हैं और ये बॉयल भी क्या होते हैं? जल्दी से होते हैं। इसकी बनिस्बत जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये मेल्ट भी देर से होते हैं और बॉयल भी क्या होते हैं? देर से होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए आपके पास कैंडल है, मोमबत्ती, वैक्स। वैक्स का कंपैरिजन करें आप आयरन के साथ। मोमबत्ती कितनी जल्दी मेल्ट होती है और आयरन कितनी देर से मेल्ट होता है? या आप आयरन के अलावा आप कोई और ले लें, नमक ले लें, नमक कितने टेम्परेचर पर मेल्ट होता है? तो ये जल्दी मेल्ट होती है, वैक्स या कैंडल जल्दी में मेल्ट होती है। वजह क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें फोर्सेस क्या है? वीक हैं, इसलिए ये जल्दी मेल्ट हो जाती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। जबकि जो आपका जो नमक है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें स्ट्रॉन्ग आयनिंग बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है। दूसरी तरफ आप देख लें, पेट्रोल का कंपेरिजन करें आप किसके साथ? वाटर के साथ। पेट्रोल कितने, आप किसी बॉटल में पड़ा हुआ है, उसका ढक्कन उठाएं, पेट्रोल सारा क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा, जल्दी ऑपरेट हो जाएगा। जो आपका वाटर है ये देर से बॉयल होता है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? बॉयल होता है। तो वजह क्या है कि पेट्रोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें फोर्सेस वीक हैं। वाटर जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वाटर जो है ये क्या होता है? डी स्टूडेंट, देर से क्या होता है? देर से वाटर जो है वो देर से बॉयल होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई है। ठीक है डी स्टूडेंट्स। इसके बाद है पांचवी जो इनकी प्रॉपर्टी है जिससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचान सकते हैं, वो है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल कहते हैं हीट को और स्टेबिलिटी कहते हैं स्टेबल होना। कुछ कंपाउंड से आप उनको हीट करें, उनको कुछ भी नहीं होता, वो स्टेबल रहते हैं। आयरन को हीट करें, आयरन को कितनी देर तक आप हीट करते रहते हैं, वो हीट को बर्दाश्त करता है। तो कुछ कंपाउंड से आप उनको हीट करें, वो जल्दी क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल कहते हैं हीट को, स्टेबिलिटी कहते हैं स्टेबल रहने को। यानी किसी कंपाउंड की हीट को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है उसको क्या कहते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो थर्मल स्टेबिलिटी। उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है? लो होती है। यानी ये जल्दी मेल्ट होने, हीट करने पर क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? लो होती है। आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको जितना आप हीट करेंगे बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसकी वजह से आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें, आयरन को देखें, नमक को देखें, इस तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा थर्मली क्या स्टेबल है। आप वाटर को देखें, वाटर जो है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है ये 1% क्या होता है? ब्रेक होता है। इतना स्टेबल कंपाउंड है। वाटर क्यों इतना स्टेबल कंपाउंड है? क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इतनी ज़्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो थर्मली क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। छठी जो इनकी प्रॉपर्टी है डी स्टूडेंट्स, वो है इनकी इनफ्लेमेबिलिटी। ज़ाहिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मौजूद होता है। कार्बन की प्रेजेंस की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको क्या लगती है? दे कैच फायर, इनको आग लगती है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ये इनफ्लेमेबल है। ये कैच फायर, ये फायर को क्या करते हैं? कैच करते हैं, इनको आग लग सकती है। आप डेली लाइफ में देखें ना, पेट्रोल को आग लगती है, डीजल को आग लगती है, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनको आग लगती है। आप इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबिलिटी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप उनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से भी क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये आग इनको लगती है, ये कैच फायर। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आग उनको नहीं लगती। आप वाटर को देख लें, उसको आग नहीं लगती। आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाती है। इस तरह बहुत सारे, साल्ट को देखें, नमक को आग लगती है। कहीं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये आग इनको लगती है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आग नहीं लगती। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनफ्लेमेबल है, इनको आग लगती है। ये आपके जितने भी फ्यूज़ हैं, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये CNG है, LPG गैस है, ये सारे जो है ये क्या है? ये इनफ्लेमेबल है। वजह क्या है कि ये नेचर में क्या ऑर्गेनिक है। इसके बाद सातवीं प्रॉपर्टी जिससे आप इनको पहचानेंगे वो इनकी क्या है? रिएक्टिविटी है। अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कंपैरिजन करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन जो होते हैं क्या होते हैं?
स्लो रिएक्शन, इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। किसकी निस्बत, एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनऑर्गेनिक की निस्बत क्या होता है, स्लो होता है। आप फॉर एग्जांपल देखें, आप ये जो ब्लास्ट होता है, ये बम ब्लास्ट होता है, या ये विद इन सेकंड होता है रिएक्शन, देखिए विद इन सेकंड हो जाता है, दो चीज़ों को मिलाते हैं फौरन रिएक्शन। आप लैब के अंदर एसिड और बेस को मिलाएं, फौरन विद इन सेकंड क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। वजह क्या है कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। दूसरी बनस्बत आप देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। आप गाड़ी में पेट्रोल डालें, CNG डालें, उसकी टैंकी फुल करें, पूरा दिन वो जलता रहेगा, तब जाकर क्या होगा, ख़त्म होगा। तो एक तरफ आप कंपेरिजन करें एक्सप्लोजन का, एक्सप्लोजिव मटेरियल का कंपैरिजन करें किसके साथ, फ्यूज के साथ। तो एक्सप्लोजिव जो रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट होते हैं, जो फ्यूज जो वगैरह होते हैं गाड़ी के अंदर, ये घरों के अंदर जो इनका जो रिएक्शन है क्या होता है, स्लो होता है। वजह क्या है, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है इसमें मोस्टली आप क्या यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं, और जो फ्यूल है इसमें ज़्यादातर आप क्या यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं। इस एग्जाम्पल से मैं माइंड में रखकर आप ये गेस कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन फास्ट होता है या इनऑर्गेनिक का रिएक्शन फास्ट होता है। आप गाड़ी में CNG डालें, वो पूरा दिन जल्दी रहती है, जब जाकर ख़त्म होती है, यानी विद इन मिनट्स या घंटे वो ख़त्म नहीं होती, काफ़ी देर लगाती है। तो मतलब इसका क्या है कि वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है। जबकि एक्सप्लोजिव जो रिएक्शंस होते हैं वो विद इन क्या होते हैं, सेकंड होते हैं, वो बहुत जल्दी उनका रिएक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये स्टूडेंट 8वीं जो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए स्टूडेंट्स 8वीं जो प्रॉपर्टी है जिससे आप उनको गेस कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं डी स्टूडेंट, आइसोमरिज्म। क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका क्या हो, सेम क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, लेकिन डिफरेंट क्या हो, डिफरेंट उनकी क्या हो, अरेंजमेंट हो, किसकी, एटम्स की, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो। इन अदर वर्ड्स उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या हो, डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, ऐसे केमिकल्स को कहते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। आइसोमरिज्म सिर्फ किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये वाला फिनोमेना नहीं मिलेगा। एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास केमिकल है CH3OCH3, फिर दूसरा केमिकल है CH3CH2OH। आप देखें तो बाजार आपको ये दो डिफरेंट कंपाउंड लगते हैं। इसको कहते हैं ईथर, ये एक सॉल्वेंट है, ये क्या चीज़ है, अल्कोहल है। दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट, दोनों के यूजेस भी क्या है, डिफरेंट, दोनों का आपको स्ट्रक्चर भी क्या लगता है, डिफरेंट, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, सेम है। कैसे, इसमें कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 3 और 3 6 हैं, ऑक्सीजन क्या 1 C2H6O। इसमें भी कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन 3 2 5 और 6, ऑक्सीजन 1। दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, यूजर्स भी डिफरेंट है, लेकिन उनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है यानी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमरिज्म। और ये सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये फिनोमेना शो करने से कासर हैं। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये केमिकल है CH3CH2CH2CH3, एक ये केमिकल है। दूसरी तरह ये CH3CH3CH3, ये आपको दो डिफरेंट कंपाउंड, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर लगते हैं, लेकिन फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है। इसमें कितने कार्बन है, 4 हैं। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 3 5 7 10 H10 C4H10। इसमें भी कार्बन कितने हैं, 4 हैं। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 10 है। दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फार्मूला सेम है। इनको क्या कहते हैं, आइसोमर्स। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है, एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद सेकंड लास्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप उनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद किस में है, मिलियंस में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तादाद मिलियंस ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स हैं दुनिया में, सिंथेसाइज हो चुके हैं, कोई नेचुरली हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने उनको फ्यू 10-15 किस्म की उन्होंने फैमिलीज में उनको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया।
कंपाउंड की तादाद किस में? करोड़ों में, लाखों में, लेकिन साइंटिस्ट ने उनको 10-15 किस्म की फैमिलीज में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इन फैमिली को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इस होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी इसके मेंबर हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आपस में मैच होती हैं। यानी मैचिंग, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो मैचिंग प्रॉपर्टीज वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैचिंग होती हैं, प्रॉपर्टीज ही मैचिंग होती है। इनकी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी प्रिपरेशन भी क्या होती है? मैच करती है। ठीक है जी, इनके यूजेस भी क्या करते हैं? मैच करते हैं। इन सब फिनोमेना की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में रखा गया है? सेम किस में रखा गया है? फैमिली में रखा गया है। इस फैमिली को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमोलोगस सीरीज के जितने मेंबर होते हैं इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होता है, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, इनके यूजेस भी सेम है। तो इससे आप लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक फैमिली के अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्केन्स आप देखें, अल्केन्स इस थाउजेंड्स और मिलियन के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अल्केन्स है, लेकिन उनको एक फैमिली में रखा गया है। इस तरह 1000 के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है नेचर में अल्कोज होते हैं, उनको एक फैमिली में रखा गया है। इस फैमिली को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो खुलासा क्या है? होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? डिफरेंट जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप किस में रखते हैं? सेम फैमिली में रखते हैं। सेम फैमिली में रखते हैं किसकी वजह से? सिमिलर इन बिहेवियर। उनका जो बिहेवियर होता है वो आपस में क्या होता है? सेम होता है, जिसकी वजह से आप उनको एक जैसी फैमिली में क्या करते रख सकते हैं। इस फैमिली को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। ये किसकी प्रॉपर्टी है? सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती। आपको कोई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिलेंगे जिनको आप एक फैमिली में रख सकें। आप देखें अल्केन्स के अंदर आपने पढ़ेंगे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब की प्रॉपर्टी सेम है। ये लाखों के हिसाब से इनकी प्रॉपर्टी सेम है। आप उनको एक ग्रुप में रख सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या आपस में मैच करती हैं। तो होमोलोगस सीरीज किस बेस पर होती है? सिमिलर इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का बिहेवियर सेम होने की वजह से हम उनको एक सीरीज में रख सकते हैं। इस सीरीज को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ऐसे नहीं कर सकते। ये देखें, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है HI, HCl, HBr, HF है, तो ये सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक तरह के। इसमें आयोडीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, इधर हाइड्रोजन के साथ कौन है? फ्लोरीन है। लेकिन चारों की प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी क्या है? डिफरेंट है। आप इनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते। सिर्फ 4 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप इनको एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करती, इनका बिहेवियर मैच नहीं करता। जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनकी प्रॉपर्टीज, इनका बिहेवियर, इनकी प्रिपरेशन मैच करती है। तो इसकी वजह से आप उनको एक जैसी फैमिली में रख सकते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में। और आखिरी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी जिससे आप उनको पहचानेंगे, उनकी क्या है? कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी किसे कहते हैं डी स्टूडेंट्स? एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली गुजारने की सलाहियत। एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली गुजारने की सलाहियत क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो डी स्टूडेंट, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? नो आयंस, इसमें कोई फ्री आयंस नहीं होते, नो इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए क्या होते हैं? बेड कंडक्टर होते हैं। आपने पढ़ा है कि किसी चीज में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए उसमें 2 चीजें होनी चाहिए। ये तो उसमें आयंस होने चाहिए, ये उसमें फ्री क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मेटल्स गुड कंडक्टर है। मेटल्स आपने पढ़ी है गुड कंडक्टर है, क्यों? उनके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर है, क्यों? उनके अंदर क्या है? फ्री आयंस हैं। तो मेटल्स गुड कंडक्टर हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर है फ्री आयन की वजह से। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना फ्री आयंस हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है? बेड कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें ये भी एक फ़र्क है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो डी स्टूडेंट ने इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉपर्टी, ये 10 मेन प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या क्या हो गया डी स्टूडेंट? शॉर्ट में सम आप, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें कार्बन जरूरी है, इनऑर्गेनिक में कार्बन होना जरूरी नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इनऑर्गेनिक में कोवेलेंट भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, मेटालिक भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सारी हो सकती हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उलट है, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। इनऑर्गेनिक का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड थर्मली अनस्टेबल होते हैं, हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं थर्मली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आग लग सकती है कार्बन की वजह से, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको आग नहीं लगती, वो नॉन फ्लेमेबल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, बहुत
टाइम लगाते हैं रिएक्शन में। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, यानी फार्मूले इनके सेम हो सकते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, तो इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमरिज्म। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नहीं है। और नवे पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है, इस फिनोमेना को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, इनऑर्गेनिक के अंदर ये नहीं होती। और एट द लास्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो इनऑर्गेनिक कंडक्ट कर सकते हैं लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंडक्ट नहीं कर सकते। ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो में उसको वॉच करने के बाद उसमें कमेंट्स से आप अपनी कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।